जय हिंद दोस्तों। मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स और फिजिक्स में चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। इससे पहले प्रकाश के परिवर्तन से 4-5 को वीडियो हम रिलेट डाल चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जरूर जाकर देखिए। और हाँ, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरा 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अभी हम साइंस पढ़ा रहे हैं और आज हम लोग इस वीडियो में समतल दर्पण के बारे में समझेंगे। समतल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि एग्जाम में बार बार समतल दर्पण से प्रश्न पूछा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि मेरा जो बोर्ड है थोड़ा बहुत छोटा है। इस पर हम समतल दर्पण का परिभाषा नहीं लिखे हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस पर समतल दर्पण की विशेषताओं को लिखे हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को मुंह से ही बोलकर बता दे रहे हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एकदम समतल होता है अर्थात प्लेन होता है। जैसे में आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड क्या है, एकदम पूरा समतल है अर्थात प्लेन है। उसे ही हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। फिर एक बार बोल दे रहे हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह मतलब जहां से प्रकाश, जिस सतह पर प्रकाश आती है वहां से टकरा कर वापस उसी माध्यम लौट जाती है, उसी सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। अर्थात समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, समतल अर्थात प्लेन होता है, उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम ध्यान देते हैं कि समतल दर्पण की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, समतल दर्पण की विशेषताएं बताने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा फिगर बना दे रहे कि समतल दर्पण का फिगर कैसे बनता है। देखिए, ये समतल दर्पण हो गया, हमारा समतल दर्पण हो गया। और यहाँ पर देखिए नीचे क्या करते हैं, प्लेन करते हैं, इसको कलाई, इसको क्या कहते हैं, तो कलाई कर देते हैं। कलाई, नीचे हम प्लेन नहीं करते हैं, क्या करते हैं, कलई कहते हैं। कलई मतलब होता है पेंट होता है। देखिए, ऐसे हम खींचे ना, ये समतल दर्पण नहीं कहलाएगा, कांच कहलाएगा। जब तक उसको पेंट ना किए वो तो कांच है, ठीक ना। अब पेंट कर देंगे तो दर्पण बन जाता है। दर्पण आप लोग देखे होंगे, उसके पीछे क्या रहता है, पेंट किया रहता है। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दे, इससे हमेशा याद रखिएगा, जब दर्पण का पेंट किया जाता है तो किससे पेंट किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट से, नाइट्रेट अर्थात दर्पण जो होता है उसका पीछे वाला भाग जो होता है ना, कलई किया रहता है अर्थात रचित किया रहता है। किससे किया रहता है, तो सिल्वर नाइट्रेट से किया रहता है। और सिल्वर नाइट्रेट ऑप्शन में नहीं रहेगा, इसका सूत्र होता है AgNO3। याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है सूत्र, तो AgNO3 होता है। इसमें से Ag जो है ना, Ag को बोलते हैं चांदी। चांदी, Ag किसका संकेत है, तो चांदी का संकेत है। और चांदी का परमाणु संख्या जो होता है ना, एटॉमिक नंबर जो होता है 47 होता है। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है N ना, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7। और यहाँ पर O जो है ना, इसे बोलते हैं ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 8 होता है अर्थात 8 होता है। इस बात को याद रखिएगा। फिर एक बार बोल दे रहे हैं, क्या क्या प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न यही पूछता है ना कि जो दर्पण होता है उसको पेंट किया जाता है पीछे, तो किससे पेंट किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट से किया जाता है। अगर सिल्वर नाइट्रेट हिंदी में नहीं रहेगा तो आप लोग को ऑप्शन में क्या रहेगा, AgNO3 रहेगा। और चांदी का संकेत Ag होता है, परमाणु संख्या 47 होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का संकेत N होता है, परमाणु संख्या 7 होता है। और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का संकेत होता है O, और परमाणु संख्या क्या होता है, 8 होता है। इस बात को आप लोग याद जरूर रखिएगा, क्योंकि बार बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बनता है। आई होप कि आप लोग की समझ में आया होगा। चलिए अब इसका विशेषता समझते हैं, समतल दर्पण के विशेषताओं को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर में लिखे हैं कि इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी तथा वस्तु के बराबर बनता है। क्या बोले, समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के बराबर ही बनता है। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पर एक वर्ड लिखे हैं आभासी। आभासी का दूसरा नाम है काल्पनिक।
याद रखिएगा। और परीक्षा में जानते हैं इससे क्या प्रश्न पूछेगा, फर्स्ट नंबर से परीक्षा में पूछता है कि समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग आंसर कीजिएगा सीधा, आभासी तथा वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर करें, इस बात को याद रखिएगा, वस्तु से छोटा ना करें, क्या करें, बराबर। अब ध्यान दीजिए 2 नंबर, 2 नंबर देखिए, समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। आखिर इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग कभी समझ में नहीं आए। देखिए हम समझाते रहे हैं, कह रहा है ना कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो होती है ना, इक्वल होती है, अर्थात समान, अर्थात बराबर होती है। अर्थात यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक समतल दर्पण बना दिए, क्या बना दिए, समतल दर्पण बना दिए, समतल दर्पण हो गया। मान लेते यहाँ पर हम वस्तु को रख दिए, वस्तु ए को यहाँ पर रख दिए, और ये वस्तु समतल दर्पण से 10 मीटर दूरी पर है। कितना मीटर दूरी पर है, 10 मीटर पर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, देखिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, समतल दर्पण में जो बनेगा 10 मीटर दूरी पर ही बनेगा, 10 मीटर दूरी पर ही बनेगा। इस दूसरा जो पॉइंट लिखे हैं, इसका कहने का मतलब यही हुआ है। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर एक बार बोल रहे हैं, देखिए अगर वस्तु को समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर इधर रखे हैं ना, तो इसका प्रतिबिंब जो होगा 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। ठीक, अगर यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर वस्तु को रखे हैं, तो इसका प्रतिबिंब 15 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए। अब 3 नंबर देखिए क्या कर रहा है, इसमें मतलब किस में, समतल दर्पण में। कह रहा है कि किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु के लंबाई के आधी होनी चाहिए। अभी आप लोग समझ में नहीं आया, फिर समझा दे रहे हैं। देखिए कह रहा है ना, ये 3 नंबर पॉइंट कह रहा है कि अगर आपको किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में आपको पूरा देखना है, पूरा उसका फुल प्रतिबिंब देखना है, तो वस्तु का जितना लंबाई है उसके आधा समतल दर्पण की लंबाई होनी चाहिए। जैसे में मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु एक है 5 मीटर लंबा, मान लेते हैं ये वस्तु हो गया ए बी एक वस्तु हो गई, और ये कितना लंबा है, मान लेते हैं 6 मीटर। कितना मीटर, 6 मीटर लंबी वस्तु है। अगर समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब हम लोग को पूरा देखना है, यानी 6 मीटर है ना, तो 6 मीटर ही पूरा प्रतिबिंब उसका देखना है, तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो इसी के आधी अर्थात 3 मीटर होनी चाहिए। समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। अगर वस्तु 12 मीटर लंबी होगी तो समतल दर्पण की लंबाई कितना होना चाहिए, 6 मीटर। अगर वस्तु 12 मीटर लंबी होगी तो कितना होना चाहिए, 6 मीटर। अगर वस्तु की लंबाई जो है अगर 10 मीटर हो गया, तो समतल दर्पण है उसका लंबाई कितना होना चाहिए, तो 5 मीटर होना चाहिए। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है 4 नंबर है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ना, अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। देखिए जो 4th नंबर पॉइंट है ना, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि यदि दो गो समतल दर्पण, मान लीजिए एगो समतल दर्पण यहाँ पर ले लिए और इसी के समांतर एक दूसरा समतल दर्पण हम ले लिए और दोनों को समांतर रख देंगे ना, तो इसके बीच में जितना प्रतिबिंब बनेगा उसकी संख्या कितनी होगी, तो अनंत होगी। उसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनंत का मतलब यही होता है, अनंत मतलब क्या, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। इस बात को याद रखिएगा। तो परीक्षा में पूछता है डायरेक्ट कि जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर आप लोग मारिएगा, अनंत होती है। अब ध्यान दीजिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर पॉइंट देखिए। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, याद रखिएगा। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है, इस बात को याद रखिएगा। और लास्ट वाला लिखे हैं, इसका फोकस दूरी जो होता है ना, फोकस दूरी अनंत होता है। इसका फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। ये भी परीक्षा में आप लोग के पूछ दिया है क्वेश्चन, डायरेक्ट परीक्षा में पूछेगा कि समतल दर्पण के फोकस दूरी कितना होता है, तो आप लोग आंसर मारिएगा अनंत होता है। अनंत रहेगा, नहीं तो अनेक रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। अनेक नहीं देता है, अनंत देता है, तो अनंत आंसर मारिएगा।
चलिए फिर से एक बार इसको पूरा समझा दे रहे हैं कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। देखिए समतल दर्पण से जब भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पहले यही पूछेगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप लोग आंसर मारिएगा। सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। फिर इससे प्रश्न पूछता है कि देखिए दूसरा हम लिखे ना, प्रश्न फिर पूछता है कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है कितना होता है, तो समतल दर्पण के जो फोकस दूरी होता है ना अनंत होता है, अनंत होता है। फिर प्रश्न पूछेगा कि समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो आंसर हमेशा मारिएगा वस्तु के लंबाई के आधी होनी चाहिए। फिर प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव यहाँ से कि जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रख देंगे तो उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो अनंत बनेगा। बस इतना ही आप लोग याद रखिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। और इसको जरूर याद रखिएगा, किसी भी दर्पण को कलई किया जाता है अर्थात पेंट किया जाता है तो उसके पीछे जो पेंट रहता है किसका रहता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट नहीं रहेगा तो AgNO3 रहेगा। आई होप कि ये पूरा कंप्लीट आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।